अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज भी सबका जो कल वाला प्रोग्राम था उसी के तसलसल में एक हिस्सा अभी बाकी था कि जगह जगह अब वो जनाज़ों का कंपेयर एंड कंट्रास्ट और उसके ऊपर गुफ्तगू ओपिनियन ये सब कुछ जारी है। लाजिम है कि जो माहौल चल रहा होता है उसके माल लहू और मालय के साथ साथ वो बात किधर को लेके जाएगी उसमें से जैसे वो कहते हैं कि गालबन मीर दर्द ने कहा कि आखिरुल अम्र आह क्या होगा, कुछ तुम्हारे भी ध्यान पड़ती है। तो जो भी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उसमें से फिर एक नुक्ता जो जिसमें से एक समत का तयन या एक ऐसी डोरी निकालनी कि जिसके साथ आगे चला जा सके, वो यही होती है कि आखिरुल अम्र आह क्या होगा। तो उस हवाले से लोग अपनी अपनी राय के इजहार के साथ साथ अपने अपने खदशात का भी इजहार कर रहे हैं और खदशात के साथ साथ जिस चीज़ से अब वो तंग आ चुके हैं। वो आज एक दोस्त ने यूके से वैदुल्ला अलीम साहब के 4 मिसरे भी भिजवाए कि उतार इनमें कोई अपनी रोशनी यार, अब कि लोग थक गए जुल्मत से अब बहलते हुए। तो लाजमी जिनके साथ हो रही होती है, जिनके साथ वो बीत रहे होते हैं मामला, वो उससे थक भी जाते हैं। लेकिन उस जब आपको चिढ़ होने लगती है उस तरह के ख़ास किस्म के माहौल से, सफोकेटिंग इन्वायरमेंट जो है उसमें आपका जब दम घुटने लगता है, उसमें फिर कहीं रुक के बैठ के ठंडे दिल और दिमाग से ये भी सोचना पड़ता है कि ये इसके ज़िम्मेदार हम खुद कहाँ तक हैं, हमारा अपना इसमें कहाँ तक रोल है। बहुत पुरानी बात है, यानी जिस वक्त लाल मस्जिद पे ऑपरेशन की अभी प्रोसेस चल रहा था तो वो साथ साथ बड़ी अजीब व गरीब किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही होती थी कि आज ये हो रहा है, कल वो होगा, आज मुज़ाकरात चल रहे हैं, फ़लाँ एसपी की ड्यूटी लगाई गई है, फ़लाँ डिप्टी कमिश्नर को कहा गया है। तो हम चूँकि वहीं थे और वहाँ बाज़ हलकों से ज़ाती और करीबी तारुफ की वजह से कुछ ना कुछ कान पड़ी आवाज़ पता भी चल रहा होता था कि क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उन्हीं दिनों में हमारे एक दोस्त की हमशीरा की रुखसती थी, तो वो अफसर थे पुलिस लाइन हेडक्वार्टर के अंदर ही, उन्होंने वो इंतज़ामात किए हुए थे। तो उसमें भी यानी उस बज़ाहिर एक शादी या रुखसती या उसकी खुशी की तकरीब में भी एक तरह से एक चल रहा था हसल बसल का माहौल, क्योंकि इधर आप यानी शहर के एक सिरे में ये कर रहे हैं और हो रहा है, और उसमें अफसरान भी सारे वही हैं तकरीबन, उनके इनवाइटीज़ हैं जो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के या अपना इंतज़ाम इंसराम जो शहर और ज़िले का होता है उसके लोग हैं, उनके ज़ाहिर अहबाब होते हैं। तो शहर के अंदर वो दूसरी डेवलपमेंट साथ साथ चल रही थी। तो वो जिस तरह मेज़ें ये लगी है वो लगी है, सारे मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र और मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ्स के लोग भी वहाँ पर अपनी अपनी टेबल पे, वो पे टेबलों पे बैठने का भी ये होता है कि जो ज़रा से अपने करीबी होते हैं वो एक मेज़ पे बैठे हैं। तो लेकिन हर मेज़ से जो एक ख़ास हम और एक ख़ास भिनभनाहट है वो उसी मामले की लाल मस्जिद ही की चल रही थी। और उसमें उसमें एक जो थ्रेट की फ़ज़ा थी शहर के लिए और लोगों के लिए जो थ्रेट की फ़ज़ा थी, और लोगों को जो उनके रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़ाहिर है कि अब तो वहाँ पर वो सोटियाँ लेके खड़े होते थे, वो औरतें लड़कियाँ जो जा रही हैं जिनके शलवारों से टखने ज़रा नज़र आ रहे हैं, तो वो उस पर सोटियाँ मार रहे थे। अब ये वाक़या ये नहीं है कि हर जगह हो रहा है, हर वक्त हो रहा है, लेकिन एक दफ़ा भी हुआ है और हुकूमत और इंतज़ामिया और स्टेट के इदारों के इंटैक्ट होने की हालत में अगर ये वाक़या हो रहा है कि 2 या 4 लड़कियां जा रही हैं, ख़वातीन जा रही हैं, उनकी जाके तो कोई लौंडे जिन्होंने वो दाढ़ियों का एक ख़ास उसलूब होता है कि उनकी वो फिर वो कुंडल पड़ चुके होते हैं कि जी इसको तो हमने उस तरह ही नहीं लगाया सारी उम्र इस दाढ़ी को।
तो वो मेरा एक स्टूडेंट भी था, तो उसने भी उसी तरह, मैंने कहा यार अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल वाली बात भी है, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरती को पसंद करते थे, तो अपनी दाढ़ी को ज़रा देख तो लो कि क्या ये वाकई अच्छी भी लग रही है। ये तो आपके कान में मतलब किसी ने फूंक मार दी है कि जी उन्हें उस तरह ना लाइए, तो बस फिर वो बड़ा ओरिजिनल सुन्नत का पैरोकार होता है। सुन्नत की ओरिजिनलिटी सुन्नत उसवे में है, उसवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसवा है सुन्नत सारी, उसको अडॉप्ट करें। और वो सारे, ये नहीं है कि आप उसको कतरें भी ना, उसकी कोई मतलब लाइन लेंथ का भी ख्याल कोई नहीं है, देख भी नहीं रहे हैं, लिहाजा तो वो तबकात के उस तरह के लौंडे जो हैं वो वहाँ से निकल के खड़े हो जाते थे। अब पारा कोई F6 में खड़ा हो गया, कोई इस तरह, और उधर छापे मारे जा रहे हैं, उधर वो जाहिर है कि शरीयत, इस तरह की शरीयत जो जो इस सदी की, और इस सदी में भी एक ख़ास सोशियो और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नतीजे में एक जो इस्लाम और इस्लाम की शरीयत पैदा हो रही है पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड वार, और अफ़गानिस्तान में रशिया की पसपाई, और अमेरिकन ब्लॉक के साथ सऊदिया फंडेड और सऊदिया स्पॉन्सर्ड जो उस वक्त सूरत हाल थी, उसके अंदर तो एक ख़ास तरह का मतलब ब्रांडेड और टेलर मेड किस्म की शरीयत बना के दी गई थी, जिसका नफाज जो है वो कोई आज़ सल्लम या खुदा ताला की मशीयत की ना उसमें आइनादारी थी, ना उससे उनकी शख्स सीरत के पहलू और उसके रंग झलकते थे। वो तो मुल्लायत थी, मुल्लायत की एक पूरी हायरार्की डेवलप हो रही थी, जो एक तरफ दाइश बन रही है, दूसरी तरफ वो बिन लादेन ब्रांड बन रहा है, तीसरी तरफ उसके वो जो हाफिज सईद ब्रांड था, और उस सारों के दरमियान गो बिटवीन जो है वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट बनी हुई थी, और वो उसको अपने डीप स्टेट की जो हफीम है वो ख़ुद भी खाए बैठे थे, और अपनी पब्लिक को भी उस पर लगाया हुआ था। उस शरीयत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और खुदा ताला की तरफ से उतारी गई ताज़ा तरीन जो ताल्लुक़ बिल्ला के नतीजे में और इंसानों के खुदा से ताल्लुक़ के नतीजे में जो कोड ऑफ लाइफ डेवलप होता है, जो मैन टू गॉड एंड मैन टू मैन तामल की SOPs डेवलप होती हैं, उससे तो उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन बहरहाल डंडा, बंदूक, गोली, सोटियाँ और पगड़ियाँ और तस्बियाँ और दाढ़ियाँ वो ज़ाहिर है आप पे मुसल्लत होनी थी, और वो हो रही थी। उन हालात में जब वो वहाँ बैठे हुए हर शरीफ आदमी जिन्होंने कुछ पढ़ा भी है, कुछ सोचा भी है, दुनिया में उनका एक एक्सपोजर भी है, वो CSS करके बैठे हुए हैं, फिर उनको ज़ाती ज़ौक़ भी रखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उनके तबीयत के मैलानात भी हैं। इन सारियों से मिल के जो बंदा बनता है वो उस तरह की कठमुल्लायत और उस तरह के यकचश्मेपन का शिकार तो हो नहीं सकता। उसमें बैठे हुए हर टेबल से उसके ऊपर यार ये क्या हो रहा है, बस अब कहाँ बात पहुँच गई है, अब देखें ना, ये सारी बातें हो रही हैं। तो मेरी टेबल पे मेरे साथ एक दोस्त हमारे ज़फ़र बाजवा साहब, पुराने मेरे क्लास फेलो थे, तो हम दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। अब वो ज़फ़र बाजवा का एक स्टाइल है कि उसने जो बात पब्लिक को कहनी हो वो बजाय सबसे बात करने के या ओवरऑल जैसे एक अपना मौक़िफ़ बंदा देता है, वो मजलिस में अपना जो करीबी वाकिफ़ दोस्त होना उसको एड्रेस करके या उसी को मुखातिब करके बरंगे सरगोशी वो अपना बयान दे देते हैं। ये उनका शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं। तो जब वो सब चल रहा है तो मुझे कहते हैं, ए जेड़े लगे ने ना सारे मौलवी नू बुरा कहन, इस सारे उन्होंने रहमतुल्लाह अलैह भी समझते हैं। मतलब कह ये रहे हैं कि मुल्लायत अब हमें डेडलॉक की पोजीशन पे ले आई है, और वन वे और द अदर उसी को रहमतुल्लाह अलैह भी बना के बैठे हुए हैं। तो जब तक इसको किसी एक साइड पे लगेंगे नहीं, एक क्लियर कट मौक़िफ़ नहीं देंगे और एक अफर्मेटिव नो नहीं कहेंगे उसकी रेट को और उसकी उस आलमियत को जो जहां मर्जी अल्लामा का लफ्ज़ ठोक देते हैं, तो उस वक्त तक तो फिर इनके साथ ये खिलवाड़ होता ही रहेगा। इस हवाले से यानी ये मैंने वो इस्लामाबाद के सिनारियो से वो सारी बात डेवलप इसलिए की कि ये कोई सिलसिला अचानक नहीं पैदा होता। ये जो जनाजे इतने बड़े इंडिया में बाल ठाकरे और इधर ये और इस तरह के, और
और दूसरे जो तबके हैं जिन्होंने वाक़तन फिलैंथ्रोपी के फील्ड में, सोशियोलॉजी की फील्ड में, तालीम की फील्ड में कुछ किया होता है, उसके साथ तो किसी को कोई गरज नहीं होती। वो तो आज मरे कल चौथा दिन। तो इस्लामाबाद से ही हमारे एक पढ़े लिखे और साहिबुर राय दोस्त ने एक मैसेज हमें भी भेजा और वहाँ अपने स्टेटस पे भी लगाया हुआ था। और जब तक हम ये आपको सुना रहे हैं तो आप देख लीजिए कि इन्होंने जो बातें की हैं उसके नतीजे में वहाँ एक मुग़ल्लज़ात का तूफ़ान उन्होंने भी भुगता, थ्रेट्स भी देखी। लेकिन अल्फाज क्या थे, कहते हैं कि पहले मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ कि खादम रिजवी या मुमताज़ कादरी के जनाजे में शरीक लोगों की तादाद हो या फिर बैंक के गनमैन के हक में नारे लगाने वालों की तादाद, ये उनके हक पर होने की दलील नहीं बल्कि उस ख़तरे की घंटी है कि पाकिस्तान में बरेलवी मसलक ख़तरनाक हद तक इंतहा पसंदी पर उतर आया है, यानी रेडिकलाइज हो चुका है। मामले की हसासियत को समझे बगैर हमारा मीडिया भी उसे हीरो बनाने पे तुला हुआ है और इस किस्म के टिकर लगा रहे हैं कि एक अहद का खात्मा हुआ वगैरह वगैरह। तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि अगर कुछ मज़ीद खादम हुसैन पैदा होते हैं तो दुनिया की नज़र में इंतहा पसंदी की वजह से खटकने वाले इस समाज को किस तरह देखा जाएगा और उसके क्या नताइज निकलेंगे। देख लें, उसी इस्लामाबाद में बैठ के लोगों की जो मुतदय्यन मिजाज लिखने पढ़ने और सोचने वाले लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू और वो उनके अंदर सोचें चल रही हैं, लेकिन मसला ये है कि उनकी सोच को आउटलेट कोई नहीं है, उसको किसी जगह पर एंटरटेन नहीं किया जा रहा। क्योंकि आगे तो बैठे हुए हैं हामिद मीर, और हामिद मीर जो है वो इकबाल और मौदूदीज़म का जो एक मिक्सचर बना के उसके नतीजे में दुनिया को रूल करना चाह रहे हैं, इस्लाम के किले की सूरत में, इस्लाम की सूरत में। और हर दाढ़ी वाला जो है वो हर दाढ़ी का ब्रांड जो है वो उसके वो भी बन जाते हैं प्रमोटर भी, और खुद टाइमली उठ के चंगी रगड़ के मुनते हैं अपनी। ये वो है कि वो जैसे वो एक मजमून में, मैं वो मजमून भी ढूंढा हुआ है, अगले कुतुब नुमा में पेश कर दूंगा कि वो उबैदुल्लाह अलीम साहब ने एक नसरी मजमून लिखा था कि कोई अकीदा रखना और कोई सा भी नज़रिया रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो आप नज़रिया रखते हैं उसके खिलाफ अमल करना और बिहेव करना ये बहरहाल मुनाफकत है और बुरी बात है। मैं मजमून उन्हीं के मैसेज की तरफ वापस जाता हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि अवाम का मिजाज तय करने वालों को अगर खादम हुसैन इतना ही अजीज़ है तो सिर्फ उसकी तारीफ ना करें, ज़रा उसके अकवाल पर अमल करके देखें। फ्रांस ने तैयारों के मामले में आपसे है हाथ खींच लिया है। उन्हें उन्हीं हजरत की नसीहत पर अमल करते हुए फ्रांस को भी धमकी दें और दे के देखें, जैसे वो कहा करते थे कि फिर आया जगौरी। IMF से लेकर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को भी यही धमकी देनी चाहिए। फिर अब आपको पाकिस्तान का मतलब सर तन से जुदा बताएं, और अब की बारी, पहले वो पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह था, अब पाकिस्तान का मतलब जाहिर है कि जब वो हीरो हैं और उनसे उनके कादावर का उस शख्सी पाए का ओरेटर, वो तो अब आपके डिजरीली बन गए ना। तो अगर आपका चर्चिल और आपका डिजरीली जो है खादम हुसैन रिजवी है तो फिर आप उसके फिलॉसफी को अपनाएं, सिद्धे होके। तो पाकिस्तान का मतलब सर तन से जुदा बताएं और अब की बार मरी रोड रावलपिंडी पर नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में ये नारे लगवाएं, वरना उसे हीरो बनाकर हमारी अगली नस्लों को इंतहा पसंदी के दोज़ख में मत झोंकें। ये फरमा रहे हैं एक शरीफ आदमी जो सोचने वाला दिमाग और दिल होते हैं उसी इस्लामाबाद में बैठ के, और ये बातें करने पे गालियां खा रहे हैं और धमकियां ले रहे हैं। मरने वालों का कद का अंदाज़ा उनके जनाजों में शामिल होने वाले लोगों की तादाद से नहीं
बल्कि उनकी विरासत यानी लेगेसी से लगाया जाता है। और खादम हुसैन की लेगेसी इस मुल्क के सबसे बड़े मसलक को इंतहा पसंदी की तरफ मायल करना है। अगर इस लेगेसी को कैरी करना चाहते हैं तो चंद बरसों में मुल्क का जनाजा पढ़ने के लिए अभी से वज़ू कर लें, वरना वज़ू के लिए पानी नहीं मिलेगा, गलियों में सिर्फ खून बहेगा। ये जनाब उनका हमारे प्रोग्राम में शमूलियत के लिए राइटअप था, वो हमने पेश किया। और अब आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, किस तरह उनको सफोकेशन हो रही है। फ़ज़ा ये हो तो दिलों में नज़ाकतें कैसी, और दूसरे रियल इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस एज ए कौम और एज ए मुल्क कोई नहीं करना। फिर तो धड़े और अभी वो जत्थे ही बचेंगे पाकिस्तान के पास। उससे बचने के लिए रियासत को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, लेकिन जाहिर है कि हम मतलब फैज़ साहब ने कहा हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, गुजरी है जो दिल पे वो रकम करते रहेंगे। बात यह है कि कहीं बात तो होती रहे। और एक तबका जो कहता है, इसको नो कहता है, जिस तरह उधर दो चार यानी आप सारों के नज़दीक आपको पता है कि ये नॉनसेंस हो रही है, और लेकिन उस नॉनसेंस पे अपने दिहाड़ीदारी भी छोड़ के तो वो वहाँ पे इकट्ठ कर लेते हैं, और उसके पीछे जाहिर है बहुत कुछ प्लान्ड होता है। उनके डंडे और उनके सोटे और उनकी बंदूकें और उनके जत्थे, उनको जिन्होंने हाथ डालना है वो उनको हाथ नहीं डालते। वो उनको अपनी डीप स्टेट समझेंगे तो फिर क्या बनेगा। लेकिन आमत उन्नास, आम शरीफ आदमी, वहाँ का मुतवसत तबका, वहाँ का सोचने वाला तबका, वहाँ पे पढ़ने और लिखने वाला तबका, जो उस पर एहतजाजी और एजिटेटिव रवैयों पे नहीं उतर रहा, उसका ज़िंदगी का हक है। या आप उनको सिक्योरिटी देंगे या वो अपनी सिक्योरिटी पे मजबूर होंगे। और जिस दिन वो अपनी सिक्योरिटी पे मजबूर हुए और ये जो है वो चलन आम हो गया सेल्फ डिफेंस का, उसी को अनार्की कहते हैं, उसी को सिविल वॉर कहते हैं। खुदा का खौफ करें, आपको कब कौन बताएगा, ये सामने की बातें हैं बिल्कुल। तो इसी सिलसिले में आज भी प्रोग्राम में हमने जनाजा करते हुए, अब जनाजा तो निकल ही रहा है सबका, तो इनको ज़ियाउद्दीन साहब को भी जहमत दी हुई थी, क्योंकि वो भी 2 लाइनें लिख के उसके नतीजे में अगले 24 घंटे तक मुग़ल्लिज़ात का निशाना बनने में अब अपना जवाब नहीं रखते। और लेकिन एक टॉर्च या एक शमा जो उनके हाथ में है वो लेके अपने तौर पर चल रहे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ बात भी करते हैं। बच के भी बात करें तो तब भी बहुत कुछ कहना मजबूरी बन जाती है। तो इसी तरह यानी हमारे दोस्त के राइटअप के बाद अब देखते हैं कि इस सिलसिले में ज़ियाउद्दीन साहब का मौक़िफ़ जो है वो भी लेते हैं। जनाब ज़ियाउद्दीन साहब। तो ताहिर भट्टी साहब, अमूमन हम पाकिस्तानी सब और ख़ुसूसन हम पश्तून जो है, हम तो जो बंदा वफ़ात पा जाए हम हमेशा उसके बारे में अच्छी गुफ्तगू करते हैं, और अगर अच्छी गुफ्तगू के काबिल ना हो तो हम बुरी गुफ्तगू बिल्कुल नहीं करते बजा। लेकिन खादिम रिजवी साहब जो थे वो एक तो आम आदमी नहीं थे, वो एक सियासी आदमी थे, और एक मसलक जो थे वो रहनुमा थे, एक फ़िरक़े के रहनुमा थे। ठीक। और उनकी ज़िंदगी भी सियासी थी, मजहबी सियासी थी, और उनका जनाजा भी सियासी था। ठीक है। तो इसलिए उस पर बात करने में मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। तो ये कहते हुए ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक सियासी आदमी के लिए, उनकी मैयत के लिए, उनकी आखिरी रसूमात के लिए जो जमे गफ़ीर वहाँ इकट्ठा हुआ था, वो उनके मसलक के लोग थे सारे, और वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी नहीं करते, और बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। वो 4-5 लाख क्यों ना हो, क्योंकि वो उसी अकीदे के लोग थे जो वहाँ जमा हुए थे। और ये ऐसे लोग होते हैं जो कि पक्के होते हैं, जो जान माल देते हैं, जो सब कुछ करते हैं अपने अकीदे के नाम पर, और ऐसा मसलक जो दूसरे इंसानों की कत्ल को रवा समझते हैं,
तो जाहिर है उनके लिए एक मजमे में जाना या ऐसे बड़े उनके आखिरी रसूमात में शिरकत करना ये कोई अनहोनी या कोई अजीब व गरीब बात नहीं है। ठीक। लेकिन ये इससे अंदाज़ा होता है कि हमारी रियासत और हुकूमत की दोगलापन की कि पेशावर में बीडीएम के जलसे पर यानी तमाम वजीरों ने इमरान खान साहब की समेत सबने बड़े सवालात उठाए, उनको कंडेम किया, उनको बुरा भला कहा कि तुम्हारी वजह से जो है कोरोना फैल जाएगा और अगर इस तरह इस बार कोविड-19 में इजाफा हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। लेकिन उसी से एक दिन पहले जो कि खादिम रिजवी साहब का जनाजा था उसमें यानी कई गुना ज्यादा लोगों ने शिरकत की और उसके बारे में हुकूमत की, वजीरों की, मुशीरों की और सरकार की खामोशी, बल्कि उसकी जबरदस्त सहूलतकारी। सही है। तो बहरहाल ये तो एक किस्म से जिस चीज को हमारी हुकूमतें और हमारी रियासती इदारे जिस चीज को सपोर्ट करते हैं, जाहिर है वहां पर जब इतनी आसानियां होती है और लोग चार्ज होते हैं अकीदे और मजहबी जज्बात में भी। ठीक। लेकिन हमें ये देखना है कि हम पैगाम क्या देना चाहते हैं। जी बात। और खादिम रिजवी साहब जिस तरह उनकी तकरीरें मैंने खुद सुनी है, उनकी तकरीरों में हमेशा वो दूसरे अकायद, दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई बर्दाश्त नहीं थी और वो खुल कर कहता था कि इस्लाम अमन का दीन नहीं है। तो एक ऐसे शख्स को यानी उसकी आइडियालॉजी को इतना सपोर्ट करना जो है ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। शुक्रिया जी। बिल्कुल शुक्रिया ज़ियाउद्दीन साहब। बात बिल्कुल ऐसे ही है आपकी। हम भी इत्तफाक करते हैं कि अगर आप इतनी क्लियर कट अदम बर्दाश्त जो है उसको साइलेंट सपोर्ट या ओपन सपोर्ट देंगे और वो अब जैसे पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि पैसे बांट के उनको उठाएंगे, तो फिर उसके नतीजे में जनरली दुनिया आपको किस नज़र से देखेगी उसको आप फिर रोक नहीं सकते। ये नहीं हो सकता कि आपका तर्ज अमल स्टेट्समैनशिप के सारे उसूलों के भी ख़िलाफ़ हो, आपकी रियासत को एडमिनिस्ट्रेट करने का जो तरीक़ेकार है वो गवर्नेंस के हर पैरामीटर जो है उसके मुतसादिम जाए और आप सिटीज़न राइट्स और सिटीज़न की सिलेक्टेड परसिक्यूशन के लिए टारगेटेड परसिक्यूशन के लिए आप अपने आप को बिल्कुल गिव इन करके तो सिर्फ ओवरसी करते रहें कि ये हो रहा है एंड दैट्स इट। उसके बाद दुनिया भी आपको आप ही की नज़रों से देखे, ऐसा नहीं हो सकता। अमजद इस्लाम अमजद मशहूर हैं वो रोमांटिक छोटे छोटे पैराग्राफ और नज़में लिखने में, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज के माहौल को और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज के जो को एजुकेशन के उस वक्त की कैफियतें थीं उसमें वो एक लड़की करके उन्होंने एक नज़म लिखी। वो एक लड़की कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों के झुरमट में किताबें हाथ में लिए वो यूं उतरती कि जैसे दिल में उतर रही हो और दुनिया को कुछ इस तयक्कुन से देखती थी कि जैसे दुनिया उसी की आंखों से देखती हो। तो जनाब पाकिस्तान में आप जो कर रहे हैं उसके नतीजे में वो अमजद इस्लाम अमजद की लड़की की तरह दुनिया आपको आपकी आंखों से नहीं अपनी आंखों से देखती है और सोचने वाले लोग अपने अंदाज में सोचते हैं। आपको इसका जितनी जल्दी एहसास हो जाए उतनी जल्दी आप वो बची खुची जो है ना इस वक्त यूँ समझें कि आपके नीचे से घोड़ी निकल ना जाए और आप वहीं खड़े खड़े क्या सर के बाल पड़े होंगे। तो उस वक्त के आने से पहले पहले आपको अब ये रिव्यू करना पड़ेगा पब्लिक किस तरह सोच रही है। हमें अब छोड़ें, क्योंकि बात यह है कि वो मैंने सबूक सैयद से ही बात करते हुए कहा कि जनाब हम सोशल या पॉलिटिकल या एजुकेशनल या एकेडमिक या हेल्थ के या डेवलपमेंट के इश्यूज़ पे बात करेंगे, लेकिन फॉरगेट इट कि मैं अपनी अहमदी शनाख्त को
छुपाऊं? किसके लिए छुपाऊं? क्यों छुपाऊं? आपको तकलीफ क्या होती है अहमदी की शक्ल देख के? मौत क्यों पड़ने लगती है आपको? बात करनी है, सबने सोचना है। जब मैं आपको ये नहीं कहता कि आप फलां ना हो, या आप सेकुलर ना हो, ला मजहब ना हो, ला दीन ना हो, शिया ना हो, सुन्नी ना हो, आपको ये हक किसने दिया कि आप मेरी बात से पहले मेरे क्वालिफिकेशन ये मांगे कि आपको अहमदी नहीं होना चाहिए? नो, आई वुड बी। और ये है असल रियल मुकालमा। वो दौर लद गया कि अहमद मीर को आप आर्टिकल दे के आए तो चौथे आर्टिकल पे कहते मरजई जो है, ये अब सिलसिला जो है ये ख़त्म होना चाहिए। बात को आपने उसके 52 तोले पाव रत्ती के असूल से तोलना और परखना है। और किसी के ओरिजिन्स, या आप अपने सारे ओरिजिन्स के कपड़े उतार के आ जाए ना, फिर मुझसे मुतालबा करें। वरना हम बात कर रहे हैं, उसका हिस्सा हैं हम, सन्स ऑफ द सॉइल हैं भाई। वी आर नॉट इम्पोज्ड। इसलिए वो मरने मारने वाली और आपकी गालियां बकने वाली और आपके टारगेट किलिंग को दरवाज़ा नॉक करके फायरिंग करने वाली जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं, वो तो जब तक से चलनी है सो चलनी है। लेकिन हम अपनी शनाख्त पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, और हमने बात भी करनी है और अपनी शनाख्त के साथ करनी है। अब आपको इस तरह सुननी होगी, क्योंकि हम आपकी बात इसी पैरामीटर पे सुनते हैं। ये दोहरा गज जो है ना, कि मतलब आपने लेने का गज और देने का और रखना हो, ये नहीं चलता और ये चल सकता भी नहीं है। लिहाजा सेहतमंद रिवायत को फ़रोग़ देने के लिए सबको दयानतदारी और कुशादा ज़रफ़ी से सबकी बात सुननी पड़ेगी, और उसमें से जॉइंट इंक्लूसिव माहौल के तहत प्लूरलिस्ट सोसाइटी को तश्कील देने के लिए सबको उनकी स्पेस देनी ज़रूरी होगी। पाकिस्तान हर तकरीबन चौथे प्रोग्राम पे मैं कहता हूँ कि या सबका है या फिर ये किसी का भी नहीं है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।